हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और कल थी 30 नवंबर। 30 नवंबर के दिन 445 पदों पर यहाँ पर उत्तराखंड में 12th पास वालों के लिए एक नई वैकेंसी है जो कि जारी की गई है यूपीपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। और इसके बारे में हमने सारी जानकारी कल की वीडियो में ले ली थी। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारी डिटेल हमने देखा था किस प्रकार से रहने वाली है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है और आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसको देख लेना, वहाँ पर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और कितना चेंज है वो किया गया है उसको आज हम देखेंगे। देखो, इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, अगर आप यहाँ से किसी एक डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले रास्ते का पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस बस में जा रहे हैं, किस माध्यम से आप जा रहे हैं, तभी आप वहाँ पर सही समय पर सही टाइम पर पहुँचेंगे। तो ऐसा ही कुछ सरकारी नौकरी के लिए भी होता है। जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले होता है आपका रास्ता जो तय करना है आपने 5 से 6 महीने का एग्जाम तक का, वो किस प्रकार से करना है और आपके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले ही डिसाइड कर लेनी पड़ती हैं किसी भी सरकारी नौकरी में लक्ष्य में पहुंचने के लिए। तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्म फिल करना। फॉर्म आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ना है और उसके बाद उसको फिल करना है। बहुत से बच्चे किसी दूसरे से फॉर्म भरा लेते हैं। जब आपको फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है तो आप किस प्रकार से करेंगे। आपको हर एक चीज़ अपनी पता होनी चाहिए कि आप किस फॉर्म में किस तरीके से भर रहे हैं। आपको नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, किसी दूसरे से भरा लेते हैं, किसी साइबर कैफ़े से जाके। साइबर कैफ़े में भी अगर आप जाते हैं तो खुद फॉर्म भरिए। तो आपको इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में किस प्रकार से नई डिजिटल माध्यम का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग खुद फॉर्म भरेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक भरेंगे। कोई भी त्रुटि आप नहीं करेंगे। कल की वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर आप लोग त्रुटि करते हैं तो 5 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाता है, यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ पर आवेदन ना करें। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि इस 4 से 5 महीना जो आपका एग्ज़ाम होगा मार्च तक, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। यूपीपीएससी के जो भी आने वाले अब वैकेंसी होंगी जो कि ग्रुप सी लेवल की होंगी, उसमें यही सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मंजिल पर जाने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले क्या सिलेबस था, आपको क्या नया पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है या फिर ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़े थे जो अब नहीं पढ़ने हैं, या फिर कोई नए टॉपिक हैं जो कि आपको नए पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपके मन में ये भी दुविधा होगी कि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी तक वैकेंसी आ चुकी है और उन सब का सिलेबस एक था। इस सिलेबस के बाद ये जो कन्या सहायक की वैकेंसी आ रही है, इसका सिलेबस नया है। तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि किस प्रकार से आप तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होगा फोकस उनका कन्या सहायक में भी होगा। तो ये सारी वैकेंसी को आप किस प्रकार एक साथ लेके जा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारे सिलेबस आपके लिए लेके आया हूँ, पुराना सिलेबस भी आपके लिए लेके आया हूँ, नया भी। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा एक निगाहों में देख लेते हैं कि हमारा जो पहले सिलेबस था वो क्या क्या था। पहले देखो, जो पैटर्न था वो हिंदी का था और 20 नंबर की हिंदी आती थी और जीएस में 40 नंबर की आती थी। हर किसी को पता है, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर जीएस में हर एक टॉपिक को यहाँ पर बता रखा है। रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर और करंट अफेयर, 7 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको जीएस में पढ़ने पड़ते थे। और इन 7 सब्जेक्ट में आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पता था। जैसे अगर मैं इतिहास की ही बात करूं तो इतिहास में आपको हर एक चीज़ वेल डिफाइंड था, हर एक चीज़ के बारे में पता था। जैसे कि प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर मौर्य काल, फिर इस तरीके से उत्तर मौर्य काल, महाजनपद, जैन, बौद्ध धर्म, सभी चीज़ें आपको एक सटीक तरीके से उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज डिसाइडेड था। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सब कुछ वेल डिफाइंड था, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी इस वाले सिलेबस में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके की, तो 40 नंबर की उत्तराखंड आपसे पूछ ली जाती थी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पुराना सिलेबस था जो कि आप लोग पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या फिर बंदी रक्षक इन सभी के लिए था। अब हम नए सिलेबस में अगर आए उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पर ले लो कि अभी जो फॉर्म भरेंगे इस कन्या सहायक के लिए उसमें कितने कैंडिडेट होंगे। तो उसमें कैंडिडेट आपके होंगे, एक तो ओल्ड कैंडिडेट होंगे और कुछ नए होंगे। अगर हम ओल्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें पुलिस वाले भी होंगे, पुलिस वाले, पटवारी वाले भी होंगे और फॉरेस्ट गार्ड वाले भी होंगे। तो तीनों लोग होंगे और बंदी रक्षक वाले भी होंगे जो कि ओल्ड हैं, यानी कि जिन्होंने ये फॉर्म पहले से भर रखे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की। और कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल जिन्होंने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है और वो नए सिरे से अपनी इस दौर में आने वाले हैं और इस फील्ड में वो अपना परचम लहराएंगे। तो ये नए स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, और ये जो ओल्ड स्टूडेंट है जो कि अभी तक तैयारी करते आए हैं और वो लोग किस प्रकार से इस वैकेंसी जो कि नया सिलेबस उसको टैकल कर सकें, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो पुलिस ये जो नया सिलेबस है, ये कन्या सहायक के लिए है और इसका जो पेपर होगा वो होगा मार्च में। इसका पेपर होगा मार्च में, यानी कि आपको मार्च तक इस सिलेबस को तैयार करना है। अब अगर आप बात करें पुलिस कांस्टेबल के, सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं क्योंकि उसका पेपर पहले है। तो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है 18 दिसंबर को। तो आपको 18 दिसंबर तक तो यही चीज़ें पढ़नी है जो कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं। नए सिलेबस में आपको अभी छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, ना ही आपको देखना है इस सिलेबस के बारे में कि क्या आपको रणनीति अपनानी है। कुछ भी चीज़ें आप नया मत करना पुलिस कांस्टेबल वाले इस नए सिलेबस के साथ। आप लोगों के क्या करना है, ये जो पहला वाला सिलेबस है इसी सिलेबस को पूरा रटना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, सब कुछ इसी से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पटवारी लेखपाल जो कि जनवरी में पेपर है। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं ये जो पहला सिलेबस है आपका, जो ओल्ड सिलेबस है, इसी पर अपनी पकड़ जो है मजबूत करें, जितनी आपको हो सके रिवीजन करें। तो ये चीज़ें हैं आपको करनी है, लेकिन आपको भी इस पुराने सिलेबस नए सिलेबस में नहीं आना है अभी। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इसी सिलेबस को अभी तक देखें। जो पुराना सिलेबस है उसी सिलेबस को पढ़ें, उसी सिलेबस को रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, इस पर अपनी कमांड क्या करें, मजबूत करें। बंदी रक्षक का तो पेपर बाद में होगा मार्च के बाद। तो बंदी रक्षक वालों के लिए भी आएगा तो यही पुराना ही सिलेबस आएगा। तो आप लोग भी इसी को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए अब कि जो आप लोग पुराने लोग हैं, जो पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड ये लोग हैं, उनको यही डाउट था कि नया सिलेबस है जो कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो आप लोगों को कोई नया सिलेबस तैयार नहीं करना है। क्या नया करना है, कब नया करना है, मैं वो भी अभी बताऊंगा। आपके वो वाले डाउट भी क्लियर करूंगा कि इसमें कुछ नया ऐड कर रखा है तो क्या ऐड कर रखा है और आपको कब से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। फिलहाल आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत करें, इसमें जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मजबूत करें, तो आप देखना आपका सिलेक्शन इन्हीं में हो जाएगा। आपको इस कन्या सहायक में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद होता ही है, क्योंकि 1.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है पुलिस कांस्टेबल का, तो 1.5 लाख लोगों को तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो वो लोग तो आएंगे ही कन्या सहायक में, ऐसा तो बिल्कुल संभव है। 1500 वैकेंसी ही है जो कि फुलफिल होगी। तो 1500 लोगों के अलावा बाकी लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, इसी सिलेबस को पढ़ना है फिलहाल। अब मैं बात करता हूँ नए स्टूडेंट, और नए स्टूडेंट के साथ ही मैं अब इस नए सिलेबस को भी बताऊंगा। देखो दोस्तों, नए स्टूडेंट यानी कि जो कन्या सहायक पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और उत्तराखंड की अब तैयारी करने वाले हैं, तो इन स्टूडेंट के लिए अब जो सिलेबस होने वाला है समूह गौ का, ग्रुप सी का, वो ये सिलेबस होने वाला है जो मैंने लिख रखा है, अब कितना बदला सिलेबस। तो सबसे पहले तो आपका कन्या सहायक का ही पेपर है, उसके बाद और भी पेपर होंगे जो कि यूकेपीएससी जारी करेगा, तो उसमें भी यही सिलेबस रहेगा अगर आप समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो। अब अगर हम देखें तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले है हिंदी। अभी हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड के बाद एक जीएस का सब्जेक्ट है और रीजनिंग का सब्जेक्ट है, विज्ञान, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको तैयार करने हैं, मतलब 6 अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट हैं। ये ऐसा नहीं कि ये एक ही फील्ड के सब्जेक्ट हैं, ये हर एक अलग अलग फील्ड है।
हिंदी का अलग फील्ड है, उत्तराखंड का अलग फील्ड है, जीएस का अलग फील्ड है, रीजनिंग अलग फील्ड की आ गई, विज्ञान और कंप्यूटर अलग फील्ड की आ गई, और करंट अफेयर तो सदाबहार सभी के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए भी हम चलते हैं, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि क्या है जो कि नया ऐड कर रखा है या फिर पहले क्या था। तो हिंदी की पहले हम बात कर लेते हैं, और मैं अपना ये जो आपका पुराना सिलेबस है इसको भी उठा लेता हूँ, और नया सिलेबस है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन हैं जो कि अब आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 20 क्वेश्चन थे, अब हो गए हैं 25, यानी कि 5 क्वेश्चन का जो कि आपको इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि हिंदी में आपको जितनी अब तैयारी आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी 5 नंबर और अधिक के लिए थोड़ी अधिक तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो पुराना सिलेबस है हिंदी का 20 नंबर में, उसमें पत्र लेखन भी आता था, जनसंचार भी आता था, हिंदी कंप्यूटिंग वाला भी टॉपिक आता था। ये जो टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? स्वर और व्यंजन पहले भी पढ़ते थे, अभी भी आप पढ़ेंगे। स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ये लोग आप यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, और आपको कुछ नया नहीं करना है। क्योंकि ये देखो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको हिंदी में कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इस बात को, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि नए सिलेबस में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप लोग जो पढ़ते आए हैं उसी चीज़ को हिंदी के लिए पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखो। कुछ भी नया नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले कह दिया था आप लोगों से। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हैं, जो कि अब नए सिरे से तैयारी करेंगे, जैसे कि पत्र लेखन वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं, जनसंचार वाला छोड़ सकते हैं, हिंदी कंप्यूटिंग वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, जो कि नए बच्चे हैं। तो आप लोगों के लिए सिलेबस थोड़ा कम हो चुका है। इसके साथ ही आप लोगों को अब पकड़ और मजबूत बनानी है, जैसे कि जो तत्सम, तद्भव हैं, व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो कि आप लोग अभी तक सिर्फ 1 दिन पढ़ते थे, 2 दिन पढ़ते थे, एग्जाम से पहले रट के चले जाते थे। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि 25 नंबर का यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को हर एक दिन रोज, मैं कह रहा हूँ रोज, अभी से लेके पेपर तक आपको 50-50, 100-100 शब्द डेली तैयार करने चाहिए। पर्यायवाची हो, विलोम हो, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, मुहावरे हो, इन सभी को आपको इस तरीके से तैयार करना है। क्योंकि यहाँ से पहले क्या होता था, एक एक क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि उपसर्ग है, एक ही प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। अगर पर्यायवाची पहले एक ही क्वेश्चन पूछता था, तो अब पर्यायवाची के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले विलोम का एक शब्द, एक ही प्रश्न देखने को मिलता था, तो अब 2 से 3 प्रश्न विलोम के देखने के लिए मिलेंगे। तो अब आप लोगों को इन शब्द भंडार जो है उस पर पकड़ मजबूत करनी है हिंदी के लिए। तो ये था हिंदी के लिए, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पुराने और नए में क्या अंतर है, और पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट को किस प्रकार हिंदी की तैयारी करनी है। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हिंदी के लिए। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड जीके के लिए। उत्तराखंड जीके जहां पहले 40 नंबर की पूछी जाती थी दोस्तों, आज वो 27 नंबर पर आ चुकी है। तो उत्तराखंड में आप लोग ये देख रहे हैं कि 27 नंबर है, 2-3 नंबर करंट अफेयर के उत्तराखंड से पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो 30 नंबर का बैठ जाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर अलग से दे रखा है। इस करंट अफेयर में उत्तराखंड की करंट अफेयर भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है वो 30 नंबर की होगी। तो आप लोगों को पहले जो 40 नंबर की उत्तराखंड देखने के लिए मिलती थी, अब वो 30 नंबर की उत्तराखंड देखने को मिलेगी। इसमें बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सब कुछ डिटेल बढ़िया तरीके से समझा दिया है कि इतिहास से, उत्तराखंड के इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपको कोई अब संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। जहां यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं पता था आप लोगों को कि कितना पढ़ना है, मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जाएगा, इतिहास कितने का आएगा, भूगोल कितना आएगा, राजनीति कितनी आएगी, पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र कितनी आएगी, आपको नहीं पता था। लेकिन आपको पता था सारी चीज़ें कि टॉपिक कौन कौन से हैं। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता दी हैं। इतिहास 6 नंबर का है,
उत्तराखंड की संस्कृति 6 नंबर की है, उत्तराखंड का भूगोल 8 नंबर का है, उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था 7 नंबर की है। तो आर्थिक यानी कि आर्थिक और पर्यावरण से संबंधित जो है ये 7 नंबर का आपको दे दिया गया है। अब तैयारी कैसे करनी है? जो आप लोग पुराने बच्चे हैं जो कि 40 नंबर के लिए पढ़ रहे थे उत्तराखंड, वही चीज़ें यहाँ पर भी पढ़नी है। कोई नया सिलेबस तो है नहीं, उत्तराखंड का इतिहास तो बदल नहीं जाएगा दोस्तों। अगर चंद्रवंश है तो चंद्रवंश का पहला शासक सोमचंद ही रहने वाला है, चाहे अगर आप इसकी बात करें या इसकी बात करें। अगर आप यहाँ के भूगोल की बात करें तो 13 जिले हैं, यहाँ पर भी 13 ही जिले पढ़ने हैं, यहाँ पर भी 13 ही जिले पढ़ने हैं। तो क्या आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भूगोल और इतिहास आपका कभी परिवर्तित नहीं होगा, ना राजनीति परिवर्तित होगी, बट करंट अफेयर परिवर्तित हो जाएगा। करंट अफेयर के साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि परिवर्तित हो जाएंगी, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप पुरानी चीज़ पढ़ते आए हैं, परीक्षावाणी पढ़ते आए हैं, या फिर BS नेगी की बुक पढ़ते आए हैं, या फिर अजय रावत की बुक पढ़ते आए हैं, या फिर आप अपने नोट्स से पढ़ते होंगे, या फिर किसी चैनल के माध्यम से पढ़ते होंगे, वही उत्तराखंड आपने अभी भी पढ़नी है। तो उत्तराखंड में भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। ठीक है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं उनको तो पढ़ना ही है नए सिरे से इस सिलेबस को, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब नए सिलेबस के साथ क्या छेड़खानी की जाए, तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है उत्तराखंड के साथ। आप लोग वही पढ़ें जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, बढ़िया तरीके से उसी को रिवीजन करें। आप लोगों के लिए ये तैयारी है जो कि करनी चाहिए, वो रामबाण सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। उत्तराखंड जहां आप 40 नंबर के पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की होगी, तो यहाँ तो आपको 30 ही नंबर पढ़ने हैं, 30 ही नंबर आएंगे यहाँ पर से, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये था उत्तराखंड का किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं GS की। देखो GS में है सबसे पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री है जो कि अब 7 नंबर की आने वाली है। यहाँ पर भी पूरा डिस्क्राइब कर दिया है इसने कि कितना है जो कि आपको पूछा जाएगा। 7 नंबर का इतिहास पूछा गया है, राज्य व्यवस्था 6 नंबर की पूछी गई है, और भूगोल आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा ये जो नया है और पुराना सिलेबस जो कि आपका दिया है GS का, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं करता हूं। और सबसे पहले अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की, तो पुराने सिलेबस में तो इतिहास आपको ये देख रहे हैं, मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने है। इतिहास में प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो इसमें सिंधु, वैदिक सभ्यता, उत्तर काल, मौर्य महाजनपद और जैन बौद्ध, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य, फिर अरब और तुर्की आक्रमण होते हैं, फिर मध्य भारत आ जाता है। मध्य भारत में भी आपको दिल्ली सल्तनत में हर एक शासकों के नाम दे रखे हैं, फिर भक्ति आंदोलन है, फिर मुगल शासक है, मुगल शासक में भी उनके नाम भी दे रखे हैं, क्या क्या टॉपिक आप लोगों ने उनमें से पढ़ने हैं। फिर मराठा आ जाता है, फिर आधुनिक में भी हम कौन कौन सी कंपनियां हैं आपने पढ़नी है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पढ़नी है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से होता है, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से होते हैं। तो ये एक कालक्रम में चल रहा है आपका पुराना जो सिलेबस था। इस सिलेबस में आपको वेल डिफाइंड था कि कितना है जो कि आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो नए सिलेबस में चेंज कर दिया है, नए सिलेबस में एक अच्छी बात तो ये है कि आपको 7 नंबर की इतिहास पूछी जाएगी। लेकिन ये 7 नंबर के इतिहास में आपसे क्या कहा गया है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी। इसमें सिर्फ ये बताया गया है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की सामान्य जानकारी। यहाँ पर कोई भी वंश नहीं बताया गया है, कोई भी शासक नहीं बताया गया है, कौन सा टॉपिक है जो कि आपको नहीं बताया गया है। लेकिन आप एक बात मेरे को ये बताओ कि भारत का इतिहास जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, फिर वैदिक काल आता है, वही इतिहास तो अब अभी भी होगा, चाहे सिलेबस कोई भी हो, इतिहास तो वही रहने वाला है, शासक तो वही रहने वाले हैं। अगर मौर्य काल की बात करेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, यही तो रहने वाले हैं। नए सिलेबस में भी वही रहने वाले, लेकिन पुराने सिलेबस को वेल डिफाइंड था। लेकिन अब इसमें यह कहा है कि सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको डीप नॉलेज में नहीं घुसना है, आपको उसके PhD नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। इतिहास की PhD नहीं करनी है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि UPSC की तैयारी करने बैठ गए होंगे आप लोग, PCS की तैयारी करने बैठ गए होंगे। ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है,
थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कौन सा कालक्रम कब आया, जैसे अगर हम प्राचीन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कब आई, उसमें कौन कौन से नगर थे, उनकी क्या जानकारियाँ हैं, उनके क्या साक्ष्य हैं, उनकी कौन से जो इतिहासकार हैं वहाँ से किन्होंने उस स्थल की खोज कर रखी है, किस नदी के किनारे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर से बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी आपको मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो 1857 के बाद जो भी कालक्रम थोड़ा बहुत चलता है, फिर उसके बाद यहाँ पर INC की स्थापना की जाती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, डीप में बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। अच्छी बात है आपको डीप नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डीप नॉलेज नहीं रखनी चाहिए। डीप नॉलेज अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोग डीप नॉलेज रख रहे हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले अपर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कामगार सिद्ध होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कन्या सहायक की, तो मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँगा, तो इस सिलेबस इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करूँगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँगा दोस्तों। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करें, जो आपका ये पुराना सिलेबस इतिहास का था उसी सिलेबस को पढ़ें और उसमें क्या करें, बहुत डिटेल में ना जाएं, आपको ओवरव्यू लेना है हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ को पढ़ना है, बारीकी से ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें राज व्यवस्था की, राज व्यवस्था अब 6 नंबर की आने वाली है। पहले यहाँ पर राजनीति है जो कि वेल डिफाइंड थी, आपको हर एक टॉपिक है राज व्यवस्था का पूरा दिया गया था। पुराने सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें हर एक चीज़ बारीकी से दी गई थी राजनीति। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर भारत का विभाजन दिया गया था, गांधीवाद दिया गया था। पहले वाले सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पहले वाले सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी। और फिर भारत के संविधान में ये आ गया था, भारत के संविधान में भी हर एक चीज़ डिफाइंड थी। लेकिन अब नए सिलेबस में क्या कह दिया इसने, ये देखो पढ़ो, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज पर आधारित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर इतना जो है इसने थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब करना था मेरे ख्याल से, लेकिन इसने नहीं किया है। कोई बात नहीं, आपको ये तो बता दिया कि 6 नंबर का प्रश्न है जो कि राज व्यवस्था से पूछा जाएगा। इसमें भी आपको राज व्यवस्था में भारत का संविधान तो बदलने वाला नहीं है। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, पंचायती राज जो जब लागू किया गया था वो तो सब समान ही है ना दोस्तों। तो आपको क्यों टेंशन लेनी है कि इसमें आपको क्या नया पढ़ना है, जो आप यहाँ पर पढ़ते आए हैं वही यहाँ पर भी पढ़ें। भूगोल की अगर हम बात करें, 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर भूगोल में क्या कहा गया है कि आपको भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जननांकिकी पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। सामान्य समझ होनी चाहिए भूगोल की। आपको भूगोल में भी PhD नहीं करनी है, जहां आपको पहले भूगोल में बिल्कुल हर एक चीज़ आपको वेल डिफाइंड था, हर एक चीज़ आपको बताई गई थी। जैसे कि अगर हम बात करें विश्व भूगोल की, सौर मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, ये हर एक चीज़ बताई गई थी। भारत के भूगोल में भी अगर हम बात करें, भौगोलिक परिचय, उच्चावच, संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, खनिज संसाधन, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, ये सारे टॉपिक आपको एक एक करके बताए गए थे। बहुत अच्छा सिलेबस है जो कि पहले बताया गया था, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा फंसा दिया है। फंसाने का मतलब ये है कि आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है। अब आपको डिटेल में नहीं बताया गया है, आपको ये कहा गया है कि इस पर समझ के आधारित प्रश्न होने चाहिए। समझ क्या होती है कि आपको अपना भूगोल पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज आपको हर एक चीज़ की होनी चाहिए, ये भूगोल की बात हो रही है। तो ये भूगोल जो है, जो पहले 40 नंबर का था वो अब 20 नंबर पर आ चुका है। इसमें पहले रीजनिंग भी थी, इस GS में पहले रीजनिंग भी थी। अब हमने इस रीजनिंग को अलग कर दिया है। इस रीजनिंग को अलग करके 6 नंबर की रीजनिंग है जो कि पूछी जाएगी। पहले यहाँ पर 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती थी। मैंने रीजनिंग की जब क्लास यहाँ पर शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा था कि UKPSC है जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े कम कर सकता है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि बढ़ा सकता है। वही चीज़ें हैं जो कि अब आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें अब थोड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि अब देखने को मिली हैं। 6 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, और यहाँ पर पहले रीजनिंग जो थी 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। पहले रीजनिंग में यहाँ पर 40
40 से 42 टॉपिक हैं जो कि आपको दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया है कि आपको पढ़ना है। लेकिन रीजनिंग की क्या है, थोड़ी बहुत समझ तो होनी चाहिए, किस प्रकार से नंबर सिस्टम है, किस प्रकार से अल्फ़ाबेट है, किस प्रकार से आकृति निर्माण है, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग की बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि पता होनी चाहिए। कैलेंडर पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको घड़ी वाला चीज़ है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पता, जो कि यहाँ पर भी पूछी जाएंगी। वही रीजनिंग आपने यहाँ पर पढ़नी है, कोई नया रीजनिंग नहीं पढ़नी है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नया क्या ऐड किया गया है, इसमें इस सिलेबस में नया क्या ऐड किया गया है, इसमें नया ऐड किया गया है विज्ञान और कंप्यूटर। विज्ञान और कंप्यूटर है जो कि इसमें नया ऐड किया गया है। और विज्ञान और कंप्यूटर में भी ये डिफाइंड नहीं किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक विज्ञान में पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्यूटर में पढ़ने हैं। आपको ये कहा गया है कि दैनिक जीवन की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो प्रश्न हैं 15 क्वेश्चन हैं जो कि विज्ञान के और कंप्यूटर को मिला के पूछे जाएंगे। ऐसा होगा कि 7-8 क्वेश्चन विज्ञान के पूछ लिए जाएंगे, 7 से 6-7 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पूछ लिए जाएंगे। इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि आपको दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उस पर आधारित जो है विज्ञान और कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर आप दैनिक जीवन में क्या करते हैं, अगर आप कन्या सहायक बनेंगे तो कन्या सहायक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MS वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, थोड़ी एडिटिंग पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। वैसे ही अगर हम विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन में हमारा विज्ञान क्या है, दैनिक जीवन में अगर हम विज्ञान की बात करें, हम खाना खाते हैं, खाने में हम विटामिन लेते हैं, विटामिन के बाद अगर हम खाना खाएंगे तो हमें रोग भी होंगे, तो हमें रोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारी एक क्या है, दैनिक जीवन की विज्ञान है। अगर हम बात करें, आप लोग सामान लेने जाते हैं दुकान में, चीनी लेते हैं, आटा लेते हैं, किस में लेते हैं, केजी में, और तेल अगर आप लेंगे तो लीटर में लेते हैं। तो ये क्या है, मापन पद्धतियाँ हैं। तो आपको यही चीज़ें हैं जो कि पढ़नी है। अगर आप बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये क्या है, तापमान है। अगर हम बात करें जिस वायु में हम रहते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, तो वो होगी वायु। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको दैनिक जीवन की विज्ञान के साथ पढ़नी है। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में विज्ञान नहीं पढ़ना है। विज्ञान को भी आपको बहुत ही सामान्य जानकारी है जो कि विज्ञान की होनी चाहिए, इस तरीके से आपको विज्ञान को पढ़ना है। और अब हम चलते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर जो है वो भारत का और उत्तराखंड का दोनों करंट अफेयर यहाँ पर मिला के पूछ लिया जाएगा। तो 7 नंबर का जो है करंट अफेयर ये आपसे पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर की क्या ही बात करें, क्योंकि डेली है जो कि नई घटनाएं घटित होती रहती हैं और करंट अफेयर बदलता जाता है। तो इस बदले हुए करंट अफेयर के साथ हम लोग डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर पढ़ाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो था सिलेबस। तो मैंने आपसे फिर से एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनको कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ी क्या? आपको नया करने की ज़रूरत है? नहीं है। एक चीज़ है जो कि नया करना है, वो है विज्ञान। कंप्यूटर तो आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी आपने नया नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। विज्ञान आपने नया पढ़ना है। 7 से 8 नंबर आपने नए पढ़ने हैं। क्या 7 से 8 नए नंबर के लिए आपने कुछ नया करना है? नहीं करना है। आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा? ये दिसंबर में, पटवारी लेखपाल का जनवरी में और फॉरेस्ट गार्ड का जनवरी में। उसके बाद आपका जो पेपर है वो मार्च में होने वाला है कन्या सहायक का। तो मार्च तक क्या आप विज्ञान को अतिरिक्त नहीं पढ़ सकते? जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब आपके सारे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे विज्ञान को। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान को लास्ट में पढ़ेंगे। और जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों को तो ये सब चीज़ें पढ़नी है, हर एक चीज़ बारीकी से पढ़नी है। देखो, नए बच्चों के लिए मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि हम लोग जो नए बच्चे होते हैं वो तैयारी करने के लिए जब निकलते हैं तो हम यूट्यूब से पढ़ने लग जाते हैं, या फिर कोई भी किताब एक उठा ली तो उस किताब में हर एक चीज़ दी रहती है, उसी को पढ़ने लग जाते हैं, तो जो कि एक गलत डायरेक्शन है। आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन वो पढ़ लिए। आपने ये पढ़ लिया कि टॉप जीके के क्वेश्चन, टॉप MCQs, ये टॉप करते रह जाते हैं नए स्टूडेंट। और लेकिन लास्ट में क्या होता है, 1-2 साल जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, नए स्टूडेंट जो कि इस तरीके से तैयारी करते हैं, जो कि टॉप या फिर जो कि सेलेक्टेड पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं अगर ये टॉपिक पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन फंस जाते हैं बच्चे और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो लास्ट में वो भी क्या करते हैं, बेसिक पर ही आते हैं। जो टॉप के बारे में शुरुआत में चल रहे होते हैं वो भी फिर बेसिक में ही आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, जो नए विद्यार्थी हैं, उनसे यही कहूँगा,
अगर पुराने बच्चे भी ये गलती करते हैं तो उनसे भी मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ है जो कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप बेसिक से चलें, अपना बेसिक मजबूत करें, फाउंडेशन। घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी बुनियादी तो मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद तो आपका घर कितने साल चलेगा ये डिसाइड कौन करेगा, आपकी बुनियाद करेगी। तो वही चीज़ है नौकरी की भी। तो अगर आपका ये फाउंडेशन जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है, वो आपको बहुत ही बारीकी से आता है, सिलेबस आपको बेसिक से सब चीज़ आपने पढ़ी है, तो उसके बाद कोई भी चीज़ है आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस को समझ चुके होंगे। और इसकी तैयारी अब कैसे की जाएगी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। पुराने बच्चों के लिए तो मेरे YouTube चैनल पर क्लासेस चली रही हैं, नए बच्चों के लिए भी क्या है बात वो, और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे वो मैं कराऊंगा आपको तैयारी। हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ये जो नया सिलेबस है इसमें एक भी टॉपिक है जो कि आपको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपके मार्च तक। तो ये 1-2 दिन में डिसाइड में करके आपको बता दूंगा कि कब से नई क्लासेस जो कि शुरू होने वाली है, और इसको हम बढ़िया तरीके से डिटेल में करेंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एक बार अगर आप लोगों ने इस सिलेबस को पढ़ लिया, उसके बाद कोई भी पेपर आपका यूकेपीएससी समूह गौ का होता है उसमें यही सिलेबस होगा, और उस सिलेबस में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके 10 एग्जाम के लिए काम आएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करें, बड़े नए उत्साह नए उमंग के साथ अपने नए जोश के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो अपनी पकड़ मजबूत करें, रिवीजन करें जितना हो सके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी इसके बाद डाउट आपके मन में बचा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है और इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया है। आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर। आप मेरे से कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।